अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर? जनाब वालेकुम सलाम, और आपके सारे सुनने वालों को मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब, अभी आज जो ये जजमेंट आई है, राशिद नसीर वर्सेस आदिल राजा साहब, और इस वक्त पूरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस खबर को पकड़ कर बैठा हुआ है और वो बात कर रहे हैं। बल्कि मैंने थोड़ी सी डिटेल्स भी निकाल के रखी हैं, वो मेरे ख्याल में नाजरीन के सामने रख दें, फिर उसके बाद मैं आपका इसके ऊपर तज्जिया लूँगा। जी। जो डैमेजेस में उन्हें 50,000 पाउंड्स जो है वो चार्ज किया गया है आदिल राजा साहब को, और प्लस 300,000 पाउंड्स जो हैं वो जो केस का खर्चा आया है वो भी राशिद तकरीबन 3.5 लाख पाउंड जो हैं वो उनको अदा करेंगे। जी हाँ, 3.5 लाख ठीक है जी। पाउंड। और फिर उन्होंने जो बात ये की है कि उन्होंने जो है ना अपने ओपिनियन को फैक्ट बना के लोगों के सामने पेश किया है, जिसकी वजह से उनको ये डैमेजेस पे करने पड़े। बहरहाल सर, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रा थोड़ा सा समराइज़ कर दें और हमें बताएं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, ये केस जो था ये 2022 से शुरू हुआ था, जब आदिल राजा साहब और बाकी सारे वीलॉगर भी नए नए थे और बड़े गरम गरम पुरजोश थे सारे। तो उस वक्त ये ट्विटर की जंग होती थी, और ट्विटर पे उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स कर दिए थे। और आदिल राजा साहब ने कुछ पिन पॉइंट करके स्पेसिफिक नाम लेके उन्होंने ये इल्जामात लगा दिए थे। हालांकि इल्जामात जो थे वो आईएसआई के ऊपर थे, उनके पूरे इंस्टीट्यूशन पे थे, पूरी फौज पे थे। लेकिन वो उन्होंने क्योंकि एक एक बंदे का नाम लेके और बाकायदा स्पेसिफिक कर दिए, तो वो बंदा चला गया। और उसने ये नहीं सोचा, अब मेरा ख्याल है या तो उन्होंने मिलके कहा होगा कि जी हम प्रोपेगेंडा वैल्यू इसकी होगी कि हम जीत गए तो हमने हरा दिया तो ये कर दिया, वो जाहिर है होगी। लेकिन वो बंदा चला गया कि जी मेरे ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाया ना, ये साबित करें मुझे इन्होंने मेरी पर्सनल डेफेमेशन की है। और ये सारा उसका केस था। हम लोगों ने कहा कि जी इसको हम या तो वो माफी वाफी मांग के तो खत्म कर लेते, हो जाता। लेकिन आदिल राजा ने कहा नहीं, हम लड़ेंगे। तो हमने कहा जी ठीक है, आप लड़ेंगे तो फिर हम भी आ जाते हैं, हम भी अपना उसमें तो हम मैं भी था, शहजाद अकबर भी थे, कर्नल अकबर थे, हम तीनों ने चारों ने मिलके फिर अपने विटनेसेस स्टेटमेंट्स उनको दिए, बड़े लंबे चौड़े पेजेस पे। चलता रहा 2-3 साल। हम लोगों ने इस केस को सिर्फ एक पर्सन स्पेसिफिक केस से इंस्टीट्यूशन की तरफ ले गए। हमने कहा जी ये पूरे इंस्टीट्यूशन का ये चार्जशीट है, इंस्टीट्यूशन ने ये सब किया है, और ये सब जो कुछ उन्होंने किया है वो सारी की सारी बातें साबित हो गई, प्रूव हो गई बाद में। जिस तरह हमने कहा था उसी तरह हुआ। इलेक्शन की रिगिंग हो गई, लोगों का पकड़ धकड़ मार धाड़, ये जो कुछ हमने कहा था वो सारा का सारा हो गया। अब इसमें सबूत की क्या बात है? अब मगर अदालत ने ये कहा कि जी ये बातें सब ठीक है आपकी। जजमेंट जो अब आया है उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये बातें सब ठीक है। मेरी जो टेस्टिमनी थी उसमें 10 उनकी जो ट्वीट से मैंने एक एक करके उसको लिखा और जवाब दिया कि जी ये तो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है, जो कुछ उन्होंने कहा था वो साबित हो गया, इसमें अब प्रूव आपको मैं क्या करूं। जज ने ये कहा कि जी ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बंदे पे चार्ज लगाया था वो आपने नहीं बताया कि जी ये चार्ज जो है ये कैसे प्रूव हुआ। उनका मतलब ये था कि जी मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ, मैं आई विटनेस होता और मैं कहता कि जी मैंने खुद देखा है, या उनकी बेगम होती या सेक्रेटरी होता या कोई फोन ऑपरेटर होता या जो उनके जाती मुलाजिम होते वो जो देखते, वो बताते कि जी ये इन्होंने ये काम किया है, तो फिर चार्ज प्रूव होता। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ना कभी ऐसा हुआ। तो ये हमने जो ये केस बनाया कि जी ये सारा का सारा केस एक इंस्टीट्यूशन पे है, जो कुछ उन्होंने पूरे मुल्क के साथ किया है, एक पार्टी के साथ किया है, लोगों के साथ किया है। इसको आप देखें, लार्जर पिक्चर देखें। तो जज ने देखी वो लार्जर पिक्चर, सुना हमको, 4 दिन तक उन्होंने अलाउ किया, वो सारा रिकॉर्ड में आ गया, अरशद शरीफ का केस भी रिकॉर्ड में आ गया। बल्कि एक जो उसमें जजमेंट में जो उन्होंने रिमार्क दिया है जज ने, कि इससे साबित होता है कि जी सस्पेक्ट है, आर्मी पाकिस्तान आर्मी सस्पेक्टेड है, इसके खिलाफ ये हो सकता है कि ये इन्वॉल्व हो उनके मर्डर में, ये भी लिख दिया उन्होंने। और आईएसआई की जो बाकी करतूत है वो सारी चीजें सामने वो ला के उन्होंने रखा। लेकिन ये उन्होंने लिख दिया कि जी क्योंकि इस बंदे के खिलाफ आपने कुछ सबूत नहीं दिया तो हम इसको ग्रांट करते हैं ये।
तो दैट इज देयर लॉ, टेक्निकल रीजन पे हो गया। लेकिन एक बंदे ने अपने आप को तो कह दिया कि जी मैंने नहीं किया, तो वहां पे कोई फरिश्ते बैठे हुए थे सर, आप सेक्टर कमांडर थे हम्म। और सारा कुछ आपके सामने हो रहा था, तो आप कहते हैं मैंने नहीं किया, तो फिर किसने किया है? कोई बताए, फिर कोई पूछे आपको, अगर अदालत आएगी बड़ी और कोई पूछेगी तो पूछे उनसे कि जी ये सब कुछ हुआ तो है, लेकिन आप कहते हैं मैंने नहीं किया, तो फिर जिसने किया होगा उसको सामने लाए या पूछेगा कोई। लेकिन हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमने अभी उनको 50,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है, ठीक है। लोगों ने उनको हजारों पाउंड दिए हैं, शायद और भी देंगे, ताकि वो बिल्कुल ही यानी बैंकरप्ट ना हो जाए। उनको उन्होंने कहा जी अपनी वेबसाइट पे और अपनी जो जो उनकी जो है ट्विटर पे, यूट्यूब पे ये सारा जजमेंट दिखाएं, वो दिखा देंगे, खैर वो तो सबके सामने मौजूद है। लेकिन हमारा ये मकसद था कि जी ये इनके करतूत खुल के दुनिया के सामने आ जाए, वो सारा हमने अपना मकसद पूरा कर लिया। हम इस पे मिलियंस ऑफ पाउंड भी अगर लगाते, पाकिस्तान की अदालत में तो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई अरशद शरीफ की, यहाँ पूरा का पूरा उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि जी इसमें हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि जी मिलिट्री वो हो, इन्वॉल्व हो। और ये भी उन्होंने कह दिया कि जी इसमें असैसिनेशन है, फॉरेन फॉरेन लोगों की असैसिनेशन है इसमें, अरशद शरीफ के केस में। और इसी तरह बाकी जो उन्होंने सारे काम किए इलेक्शन के और दूसरे, तो हमारा मकसद तो मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त पूरा हुआ है। अब ये जश्न मनाते रहे कि जी वो जीत गया तो जीत गया पूरा, वो ब्रिगेडियर साहब जीत गए, पूरी उनकी इंस्टीट्यूशन हार गया, फौज को उन्होंने मुंह काला कर दिया, पाकिस्तान का मुंह काला कर दिया, वो मिठाई खा लेंगे जो मैं जीत गया। तो ये हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे नज़र आई है, जिसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ की जो 2022 की किलिंग है उसमें वो उसको प्लान्ड असैसिनेशन कहा गया है। बिल्कुल और कहा गया है कि अरशद शरीफ के जो दुश्मन थे आर्मी के अंदर, उन्होंने ग्राउंड क्रिएट किया था। और इसमें जो है ना, और वो जो जजमेंट है वो सस्पेक्ट करती है मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर। बिल्कुल, ये बातें जो है ये किसी पाकिस्तानी कोर्ट में आ सकती नहीं आपके ख्याल में? या कोई हम्म। कोर्ट इसको सुनती है? हाँ। तो ये बातें अब लंदन की हाई कोर्ट में कही गई, सुनी गई, पूरा केस ओपन चला और अब जजमेंट में भी आ गई, तो ये इंटरनेशनल पूरा रिकॉर्ड बन गया हमेशा के लिए। हम्म। और इस पे जब कोई अगर कभी पूछेगा तो मजीद इन्वेस्टिगेट करेगा तो फिर पूछेगा, लेकिन ये बातें सामने तो आ गई ना, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। सर, ये बातें सामने आने से आगे चल के मिलिट्री को किस तरह नुकसान होगा, इस ये जो जजमेंट के अंदर बातें कही गई हैं? ये तो अब उनको सोचना चाहिए कि जी उन्होंने एक ब्रिगेडियर को आगे लगा के और उसका एक पर्सनल इशू बना के जो गालियां आईएसआई को और जो गालियां फौज को पढ़वा दी हैं, तो ये तो अब कोई भी किसी वक्त भी आके पूछ के उनसे पूछ सकता है कि जी ये लंदन हाई कोर्ट ने आपसे ये आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया है, आपने क्या जवाब दिया, आप बताएं क्या हम्म। किया आपने? कोई हम्म। आपने इंक्वायरी की कि जी कौन लोग थे वो जो इन्वॉल्व थे, या कैसे इन्वॉल्व थे, या क्या किया, और किस तरह वो असैसिनेशन हुई, प्लान्ड असैसिनेशन हुई? तो उसका तो कोई जवाब नहीं होगा उनको, ये तो हमेशा के लिए वो फंस गए इसमें और भग जाएंगे यानी कि पाकिस्तान में भी जब इंशाल्लाह अच्छा टाइम होगा और इनके खिलाफ जब केसेस चलेंगे मुजरिमों के दरमियान, तो इस जो जजमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है उधर भी। ये तो हमेशा के लिए हर जगह इस्तेमाल हो सकता है सर। कहीं और अगर केस बन गया दुनिया भर में इसी तरह का, हम्म। तो वहां ये ले जाकर ये जजमेंट देखेंगे कि जी ये इस केस में आपके खिलाफ ये बात हुई थी, अब आप इसके दूसरे केस में बताएं क्या हुआ। हम्म। ये इनके लिए एक मुसीबत बनी है, ये मानते नहीं है कि जी वो जज जीत गया, जियो शोर मचा रहा है और फलाने भंगड़े डाल रहे हैं। हम्म। वो भंगड़े भंगड़े डालने की बात नहीं है, ये छोटे मोटे पैसों की बात है। 50,000 पाउंड लोगों ने, 1 लाख पाउंड के करीब तो लोगों ने कंट्रीब्यूट करके आदिल राजा को दिए थे, हम्म। और भी देंगे लोगों, क्योंकि उनको जाहिर है सबका ये एक जॉइंट एक एफर्ट था जो कि चला, और मेरा ख्याल है हमने बहुत कामयाबी हासिल की। इस तरह का केस कोई और इनकी बेवकूफी से चला, इन्होंने जाके फाइल किया था ये हम तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था इतने पैसे कहाँ से आएंगे और क्या होगा, लेकिन इन्होंने खुद किया और अब खुद उसमें फंसे। लेकिन सर, जो आदिल राजा साहब हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से पहले इधर उधर से पैसे वगैरह जमा करके राजा लोगों से साहब ने जमा बड़ी करके केस कुर्बानी लड़ा। दी है।
बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने, बड़ी हिम्मत दिखाई है, बड़ी करेज दिखाई है, और अब भी उनके ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त है कि जो उनको दोबारा पैसे भी देने पड़ेंगे, और उनको वो ये कोई बात नहीं है कि जाके अपना ये जजमेंट जो है ना अपनी वेबसाइट पे लगा दें, वो लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई देखेगा नहीं देखेगा। हम्म। लेकिन जो उनके ऊपर जाती जो जुर्माने वगैरह हुए वो लोगों को मिलके लोग करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे और उनको। अच्छा, एक बात और है इसमें, रिपोर्टर्स जो इस तरह की बातें करते हैं, जो आदिल रईस साहब की तरह की बातें करते हैं, व्लॉग्स करते हैं, जो इल्जाम लगाते हैं, उनको भी एक इसमें सबक है कि भाईजान आप करें जरूर, जो आप इश्यूज है, फैक्ट्स हैं, वो बताएं। आप ऐसी बात ना करें कि जी एक बंदे के ऊपर आप पिन पॉइंट करते हैं कि जी फलाने आदमी ने किया था, तो उसको प्रूव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम्म। समझे ना? तो आप बातें करें, जरा जरा सोच समझ के करें, आपने जो बात करनी है वो कहें, पूरी बात करें, लेकिन फंसे फंसे नहीं। एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात ये कि ये केस तो मेरे ख्याल है बहुत अरसे तक चलेगा, और और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये प्रोग्राम बंद कर दें, इस तरह की आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस आदमी के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो तो जो होना था वो हो गया, अब कौन इसको पूछेगा दोबारा, तो हम्म। वो तो खत्म हो गया के। आप पूरा आईएसआई को डिस्कस कर सकते हैं, आप पूरी फौज को डिस्कस कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में हो रहा है सब कर सकते हैं, पूरा काम अपना चला सकते हैं आप, तो वो चलता रहेगा। हम्म। सर आगे चलते हैं क्विकली। आपके जाने से पहले मैं चाह रहा था कि हम ना ये सुहेल आफरीदी साहब जो है ना इनके हवाले हाँ, से बात कर लें हम ज़रा, क्योंकि बहुत जब इनके बारे में ऐलान हुआ है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे वो उनके अंदर जो पैनिक था वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। उन्होंने जैसे ही इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि ये नए वजीर आला होंगे, उसके बाद से जो है ना वो एकदम जो है ना ये जो टाउट सहाफ़ी हजरात हैं वो मंजर आम पर आया और उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर ये तो क्रिमिनल है, ये फलाना है, ये धमकाना है। लेकिन जो रियलिटी है वो उसके बिल्कुल बरक्स है जो कि अब सामने आ रही है। पहले भी इनकी जो है क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल होते रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्विकली चंद सेकंड का क्लिप है। और फिर उनके उनके बारे में पता ये चलता है कि जी ये बिल्कुल ग्रास रूट से उठ के आए हैं, आईएसएफ से उठ के आए हैं। और ये किराए के घर में रहते थे और अब भी किराए के घर में रहते हैं। और दलेर इतने हैं कि ये हर जगह पे जब भी कोई चीज़ होती है फ्रंट के ऊपर आके लीड करते हैं। तो इस वजह से अब मिलिट्री क्यों पैनिक हो रही है, इस हवाले से मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि यार बात ये है कि जैसे गंडापुर है ना, गंडापुर बड़ा शौकीन मिजाज बंदा है, उसकी फाइलें शाइलें भी बनी हुई होंगी और भी बहुत कुछ होगा, तो इस तरह के लोगों को ज़रा कंट्रोल करना आसान होता है। अब हाँ। एक बंदा ये जो है ये बिल्कुल नीचे से उठ के आया है, ना इसका कोई रिकॉर्ड है और सिंसियर आदमी है, तो इस तरह के लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये क्लिप चलाता हूँ सर, फिर मैं आपके आपसे इसके ऊपर आपका ओपिनियन लेता हूँ। बॉर्डर पे जाओ, बॉर्डर पे जाओ, इंडिया का मुकाबला करो, लेकिन हमारी लिए क्यों करो? यार हम कोई दहशत गर्द नहीं होता ना तुम्हारे साथ, और क्या फेस करेंगे? जी सर। देखिए, ये पहली दफा होगा, शायद से पहली दफा नहीं हो, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि जी लोअर क्लास से, गरीब लोगों में से, आम लोगों में से स्टूडेंट लीडर अभी नए नए वो एमपीए बने और चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये जो पूरी आपकी जो कल्चर जो है, ऊपर एलीट कल्चर जो है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जी ये हमारे लिए क्या मुसीबत बन रही है कि गरीबों नीचे से आके अगर वो बन गए, और अच्छा ये अब बनेंगे तो जाहिर है इनके पास चीफ मिनिस्टर का तजुर्बा नहीं है, मिनिस्टर हैं ये, कुछ थोड़ा बहुत इनको आइडिया होगा गवर्नमेंट का, लेकिन अभी इनको चीफ मिनिस्टर का और पूरे उसके जो जरूरियात है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरा अभी तजुर्बा नहीं है। लेकिन इनके साथ जो टीम आएगी वो इनको चलाएगी। जैसे बुज़दार साहब आए थे, उनको भी कुछ नहीं था, लेकिन पूरी टीम आई थी और उन्होंने जितना भी चलाया, जैसे भी चलाया, लेकिन इनके साथ जो आएगी टीम वो इमरान खान की अपनी टीम होगी, और इनके खिलाफ कोई चार्जेस जैसा कि आपने कहा वो इनके पास नहीं है, तो ये इनके कंट्रोल में नहीं आएंगे, मुश्किल है, और इमरान खान की बात सुनेंगे। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए सेटबैक होगा अगर पूरा का हुकूमत इनके कंट्रोल से काबू में ना आए और मुश्किलें क्रिएट हो जाए। 2 दिन अगर वो अटक का पुल बंद कर दें ये अपनी वजह से,
मैं ये कह रहा था कि जी गवर्नमेंट पूरी की पूरी अगर ये इस्लामाबाद और आईएसआई और फौज के कंट्रोल से थोड़ी सी भी बाहर निकल गई और अपनी उन्होंने करनी शुरू कर दी, तो ये तो वक्ता हो जाएगा इनको पूरा, इस्लामाबाद को और पिंडी को। तो ये जो चैलेंज इस वक्त है वो पीटीआई वालों को है कि ये इस वक्त जरा सूरत हाल को समझें, जैसा कि बेनजीर ने और नवाज शरीफ ने किया था कि वो छांगा मांगा ले गए थे और वो अपने मरी ले गई थी और वो अपने लोगों को इकट्ठा करके रखा था उन्होंने। इस तरह इनको चाहिए पीटीआई वालों को कि सब अपने एमपीएस को इकट्ठा करके एक जगह रखें, उन सबको यूनाइट रखें, उन सबको फिर असेंबली ले जाएं, वहां जाके आप ये वोटिंग कराएं, इलेक्शन कराएं, और इनको बिखरने ना दें कि कोई उनके काबू में आए। ये डिले करेंगे कि वो इस्तीफा नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो वो मिला, बहुत सारी बहाने करेंगे, लेकिन ये इसको तरीके से हैंडल करें, इनको बनने दें चीफ मिनिस्टर, और उनके साथ फिर एक बेहतरीन टीम लगाएं और फिर उनको चलाना शुरू करें कि जी अब आ जाओ, आप हमारी बात मानोगे तो हम आपकी बात मानेंगे, नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे, आप नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, और ये फिर मसला ठीक होना शुरू होगा। तो ये बड़ा चैलेंज भी है पीटीआई के लिए और जबरदस्त ओकेजन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और सारे लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन होगा ये अगर चल पड़े तो। सर ये बताइएगा कि मुझे याद है कि गंडापुर के दौर में भी इनको धमकियां दी जाती थी कि केपीके से तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, और इस तरह की बातें होती थी। क्या आपके ख्याल में ये भी पॉसिबिलिटी है, इवन दो कि केपीके के अंदर इस वक्त इनके लिए बहुत ज़्यादा नफरत पाई जाती है और पीटीआई एक्सट्रीमली पॉपुलर है वहाँ पर, इस सूरत हाल के अंदर इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो कश्मीर वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इनको इलेक्शन नहीं होने देंगे, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, इनको हुकूमत नहीं करने देंगे, तो लोग तो वैसे ही साथ हैं, पूरी पार्टी साथ है, बाकी लोग भी साथ है, तो ये 2 दिन 4 दिन अटक का पुल बंद कर देंगे और कहेंगे जी आ जाओ फिर जिसने आना है, जब तक आप हमारे, और लोग निकल के ऐसे आएंगे सड़कों पे कि जी इनको भूल जाएगा कश्मीर। तो ये नहीं कर सकते, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त वो दहशत गर्दी का, और जो लोग अटैक कर रहे हैं इनकी फौजों पे, रोज 10-12 लोग इनके मरते, कर्नल मर रहे हैं, ये कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनको कंसेशंस देने पड़ेंगे, उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये बड़ा हैंडल करने का एक इनको मौका है, और ये मेरा ख्याल है कर लेंगे तरीके से। सर आपने बात की कि फौजी जवान मर रहे हैं, आपको पता है कि रात इन्होंने उधर काबुल में भी या अटैक किया है, और उस हवाले से अब से कुछ देर के बाद जो आईएसपीआर है वो इसके ऊपर ब्रीफिंग भी देंगे। मुझे आप ये बताइएगा, आपने फौजियों के मरने की बात की, लेकिन वहाँ ये तो चाहते, ये जो जो भी कुछ अनारकी फैलाने की कोशिश कर रही है हुकूमत इस वक्त, वो तो उसके अंदर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो इससे पीछे क्यों हटेंगे? वो तो चाहते हैं ना, उन्होंने जो ये लड़ाई वहां पे स्टार्ट की कि अनारकी फैले इस खित्ते के अंदर। नहीं, बात तो आप ठीक कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन होगी, हर एक को आने की इजाजत होगी, हर एक सवाल कर सकेगा, और लाइव होगी, वो रिकॉर्डेड नहीं होगी और वो बाद में एडिट होके और सब कुछ करके नहीं आएगी। तो सवाल भी उनसे होने दें और फिर जवाब भी उनके देख ले क्या होते हैं। असल में ये है कि जी लड़ाई तो है, दहशतगर्द भी है, लेकिन अगर आप पूरी केपी के लोगों को, पूरी सबसे बड़ी पार्टी को, सबसे 2/3 मेजोरिटी है उनके, उन सबको आप अपने खिलाफ करके और फिर आप लड़ाई लड़ेंगे तो ये लड़ाई आप नहीं जीत सकते सर। हम्म। उनको मिलाना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा और उनकी बातें भी माननी पड़ेंगी। ये आप डंडा जो चलाई जा रहे हैं 2-3 साल से, ये डंडे को आप रख दें थोड़ी देर के लिए और मिल के साथ चलें, तब होगा ये काम। थैंक यू शाहीन साहब फॉर योर टाइम ठीक है, सर। थैंक यू। थैंक यू।